अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत अपने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने की खुशियां मना रही है। हुकूमती वज़रा गुज़श्ता 2 रोज़ से एक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग्स में अपनी कारकर्दगी के कसीदे पढ़ते और अपोजिशन की दुर्गत बनाते दिख रहे हैं। हुकूमत की खुशियां अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमती कारकर्दगी ने अक्सर मकतब फ़िक्र बिलखुसूस अवाम को मायूसी किया है। महंगाई की बात की जाए, गुर्बत की जाए, बेरोज़गारी और मसाइल के अंबार ने इन 2 सालों में अवाम का जीना मजीद दोहबर कर दिया है। अवाम हो, अपोजिशन हो, सियासी पंडित हो या माशी तज्जियाकार, हर कोई हुकूमत की बुरी गवर्नेंस पर जो है वो तनकीद कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़ारजा और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा ने यह इंकशाफ किया कि हालात इतने अच्छे नहीं जितने हुकूमत बता रही। तो फिर हम कैसे ट्रैक पर आ गए? फिर गवर्नमेंट कैसे दावा कर सकती है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक? 2-3 चीज़ें पिछले कुछ एक महीने और 6-7 हफ्तों में हुए हैं। एक तो आपके रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ जी, दूसरी तरफ 1 महीने में एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हुआ। मगर इससे ये कहना कि हालात संभल गए हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ये प्रीमेच्योर है। अभी भी हालात बहुत ख़राब हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और खाने पीने की अशिया की कीमतें तो इस तेज़ी से बढ़ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 साल में आटे की कीमत 51% बढ़ी है, बिल्कुल, और चीनी की कीमत 73% बढ़ी है। आप सोचिए कि एक आम घराने में क्या हशर होगा लोगों का। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ इन चीज़ों में इजाफा। तो ये कहना कि हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं आगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, इट्स टू अर्ली। आम आदमी सफर कर रहा है। फॉर गॉड सेक, गवर्नेंस फेलियर है और आपको लोकल लेवल पर डिप्टी कमिश्नर इस तरह के लोगों को टाइटन करके निज़ाम को फिर से चलाना है। कोई वजह नहीं है कि आटे की कीमत 28% बढ़े, 24%, 28% चीनी की कीमत बढ़े, कोई वजह नहीं है, मगर बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत इस तनकीद को मानने को तैयार नहीं। हुकूमत खुद एतमादी के अपने उरूज पर है। बकौल वजीर इत्तलात शिबली फराज, अब अच्छी खबरें आएंगी और हर अच्छी खबर अपोजिशन के लिए बुरी खबर होगी। ये उम्मीद करते हैं कि तमाम अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। और जो बुरी खबरें हैं बन के आती हैं, यही अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए। हुकूमत की यह खुद एतमादी इसलिए भी जायज़ है क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों में अपोजिशन की कारकर्दगी भी कुछ काबिल सताइश नहीं रही। नातजुर्बाकारी और दीगर मामलात की वजह से हुकूमत ने ना ख़त्म होने वाली महंगाई, कमज़ोर खारजा पॉलिसी, आटा चीनी बिजली का बुरान, बरवक्त फैसलों का फुकदान, वादों की अदम तकमील और फिर वज़ीर आज़म के मुतअद्दिद यू टर्न जैसे नादिर मौक़े अपोजिशन को दिए। लेकिन अपोजिशन ने इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने और अवाम की फलाह के लिए हिकमत अमली और लाए अमल देने की बजाय अपनी सियासत को और अपनी जो आपस की रस्साकशी है मुकदमात से बचने के लिए या उनके जरिए बार्गेनिंग करने के लिए जो है, इसी के गिर्द अपोजिशन की सारी हिकमत अमली घूमती रही है। अपोजिशन के वाहिद रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान बार बार अपोजिशन को यकजा करने के लिए सरगर्म होते रहे और पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। हुकूमत ने भी इस बिखरी हुई अपोजिशन को मजीद मुंतशिर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया और वो जोर एहतिसाब का वो अमल था जिसका ज्यादातर शिकार अपोजिशन की जमातें होती रहीं और आज भी हो रही हैं। इस वक्त भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस चलाया जा रहा है। इस रेफरेंस में जरदारी साहब पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर पर फर्द जुर्म ऑलरेडी आयद हो चुकी है। इस केस में आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन कंपनी के जरिए इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराजी खरीदने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी मुकदमात और पेशियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। चंद रोज पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में अपने काउंसिल के जरिए पेशी की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत से सख्त बरहमी के बाद आज उस दरख्वास्त को वापस ले लिया गया है। दूसरी जानिब हालिया दिनों में मरियम नवाज शरीफ की नैब पेशी के दौरान दिखने वाले मनाजिर ने यह तासुर भी दिया कि नून लीग अब शायद चुप का रोजा तोड़ने को हो या शहबाज शरीफ के मफामाना
उनका जो बयानिया है उसे पसे पुश डालकर एक बार फिर नवाज शरीफ के मज़ामती बयानिए को अपनाने की तैयारियां हो रही हैं। इस तैयारी को ज़मीनी हक़ाइक़ से तक़वियत भी मिल रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद भी मुतहरिक हो चुके हैं। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने 2 बार मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पर रब्ता किया और मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई। इसी तरह मियाँ साहब की जानिब से बिलावल को भी टेलीफोन किए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने का तबादला ख्याल हुआ। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की लंदन में चहलकदमी की एक और तस्वीर मंजर आम पर आई है। सियासी पंडितों के मुताबिक अपोजिशन की ये नई पेशकदमी आइंदा साल मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन में हुकूमती पलड़ा भारी होने से रोकने के लिए की जा रही है, क्योंकि अगर हुकूमत मार्च 2021 में सेनेट में अपनी अक्सरियत हासिल कर ले तो फिर अपोजिशन की रही सही कुव्वत भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इन तमाम मामलात पर वफाकी वजीर शेख रशीद की राय भी सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फ़ोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा और इकानमी ने उठान शुरू कर दी है। मैंने पहले भी कहा था ये APC जो है ईद के बाद मुहर्रम होगा और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल होगा और ये देखते रह जाएंगे। इनको NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और इनकी ये ख्वाहिश जो है दिल में ही रहेगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस मैं सीरियस देख रहा हूँ और किसी ने नहीं पूछा मरियम साहबा से कि 1 साल आप चुप क्यों रही हैं, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कि लंदन जाने दिया जाए। सारी सियासी ज़िंदगी में एक पहला जुलूस कैमरे वालों ने एक्सपोज किया, वो समझने सियासत कर रही। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी नून लीग को मरियम ही मरवाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो क्या अपोजिशन इन इंतखाबात से पहले हुकूमत को घर भेज पाएगी या माजी की तरह ये कोशिशें भी इतनी जो है वो कारामद साबित नहीं होंगी? मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर तज्जिया लेंगे सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, 2 दिन से हुकूमत की जो 2 साला परफॉर्मेंस है उस पर तबसरे हो रहे हैं, हुकूमत क्या अच्छा कर रही है क्या बुरा कर रही है, लेकिन आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी हमारी प्रोग्राम में, आपकी राय ये थी कि अगर तो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर डाल दिया तो ठीक है, वरना अगले 3 साल पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। खान साहब की हुकूमत के लिए कल हमने डॉक्टर हफीज पाशा साहब से बात की, जिनके बकौल आम आदमी अभी तक सफर कर रहा है जिसकी वजह बैड गवर्नेंस है, और यह दावा तहरीक इंसाफ का सरासर गलत है कि मईशत जो है वो ट्रैक पर आ चुकी है। आपका तज्जिया लेंगे इस पर? आदिल शाहजेब साहब, मुझे यूं लगता है कि 2 शोबों में बेहतरी आई है। एक जिसको टेक्सटाइल या कॉटन कहते हैं वो ओवरबुक्ड हैं और बड़े सालों के बाद, और उसकी वजह एक तो ये कोरोना की वजह से जो एक खामोशी थी, मुंजमद थी हर चीज़, तो पाकिस्तान को मिले हैं काफ़ी सारे आर्डर, और उसकी वजह एक तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट में जो है इन्होंने रीजनल प्राइस दे दी है, उसकी वजह से हुआ है। दूसरा, डॉलर की प्राइस जो है हमने जो डीवैल्यू किया है अपने रुपीस को, उससे भी फ़ायदा हुआ है। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें कुछ थोड़ी सी जान पड़ी है। तो ये 2 तो चीज़ें हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी, ये 2 शोबे ठीक है बहुत ओवरवेलमिंग है इनका पाकिस्तान में तासुर, लेकिन इसके असरात तो बड़े महीनों के बाद आएंगे। असल बात यह है कि जो असल कोर था PTI का सपोर्ट, वो था मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास और कॉरपोरेट मिडिल क्लास। ये सारी तो सफ़र कर रही है, उसको तो अभी तक ना महंगाई से रिलीफ मिला है, ना मुआशी तौर पे रिलीफ मिला है, ना उनके मसाइल का जो हल है कि रिफॉर्म्स हो, मेरिट बेस्ड सोसाइटी हो जिसमें लोगों की कॉम्प्लेक्सेस और लोगों की कॉम्प्लिकेशंस कम हो, वो अभी नहीं हुआ। तो बड़ा साहब, ऐसी सूरत हाल में जब अपोजिशन भी यकजा दिखाई नहीं दे रही, APC का ऐलान हुआ लेकिन फिर एक बार इख्तिलाफात सामने आ गए, ईद गुजर गई, अब मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले जो 2021 में होने, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज आपको बनता दिखाई दे रहा है या बड़ा मुश्किल है? देखिए, गुजारिश ये है कि एहतजाजी तहरीकों से हुकूमत को गिराना ये तो कोई मुनासिब तरीका नहीं है। मैं इसको जायज़ नहीं समझता, और उसकी वजह यह है कि आप जितना भी बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लें, उस क्राउड को जाके आप इस्लामाबाद घेरा कर लें, चाहे वो PTI ने किया तब भी गलत था, फजलुर रहमान साहब ने किया वो भी गलत था, और आइंदा भी जो करेगा वो गलत होगा। असल तो बात है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये है कि भाई अगर तो आप असम्बली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, उसके जरिए आप, वो एक आईनी तरीका है, आप उसके जरिए हटा सकते हैं।
आप पीटीआई की सपोर्ट पे इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लोग तोड़ लेते हैं, वो ठीक है। आप पीटीआई के अंदर कोई ग्रुप बंदी करा देते हैं, एक पैरेलल लीडरशिप बन जाती है, वो ठीक है। तो ये तो दुनिया में होता आया है, हर जमहूरी मुल्क के अंदर होता है। लेकिन इस तरह से घेराबंदी करके वफाक के अंदर बैठ के, कैपिटल के अंदर बैठ के आप हुकूमत तब्दील करें, मैं तो उसका हामी नहीं हूँ। और ना मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि अदालतों के ज़रिए वज़ीर आज़म को निकाला जाए। जो 2 वज़ीर आज़म निकाले गए अदालतों के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि वो आइन में लिखे हुए तरीक़ेकार के ऐन खिलाफ थे। आइन में जो वज़ीर आज़म को निकालने का तरीका है वो ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल करार दे और आप उससे इस्तीफ़ा ले लें, चाहे वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मोहतरम गिलानी साहब हों। दूसरी बात, नैब के ज़रिए जो बुज़दार साहब को बुलाया है, मैं समझता हूँ ये तरीका भी गलत है। अब उनके ज़रिए उनकी अगर तब्दीली करनी है, मैं उनकी तब्दीली का हामी रहा हूँ बड़ा पुरजोर, लेकिन उसका तरीका ये है कि सियासी तौर पर तब्दीली लाई, आइनी तौर पर तब्दीली लाई जाए, लीडर बुलाए, लीडर एक नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करे और उनकी जगह वो ले, अगर उन्होंने हटाना ही है। तो ये तरीके हैं जो आइन के अंदर लिखे हुए हैं। बाकी रह गई कि अपोजिशन अभी तक तो कोई ऐसा हमें इजहार नहीं कर सकी, मासवाए कल जो बेगम मरियम नवाज शरीफ साहबा थी, उन्होंने जो एक मुजाहरा किया लाहौर में, इसके अलावा तो जो भी अपोजिशन ने मूव की है वो पूरी नहीं हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि अब भी अगर कोई तवक्को है तो जब मरियम निकलेंगी या बिलावल कहीं सिंध में निकलेंगे तो शायद उससे कोई फायदा हो, अदरवाइज तो मुझे नहीं कोई। तो नहीं सर, इससे पहले ओपोजिशन ने जितनी कोशिशें की, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो, सदारती इंतखाबात हो, फिर चेयरमैन सेनेट का मामला हो जिसमें बुजुंजो साहब को अददी तौर पर तो जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो एक पेज की बार बार बात होती है, जब तक ये एक पेज कायम है, इन हाउस चेंज तो मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही नजर आती। दुरुस्त है कि बात तो यह है कि अगर रियासती अदारे जितनी देर मुतमिन रहेंगे इमरान खान साहब से, तो तब्दीली का तो कोई चांस नहीं। रियासती अदारों को अगर गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब किया या उनसे नाराजगी उनके दरमियान पैदा हो गई तो फिर तब्दीली पाकिस्तान में बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जो 51% है वो हमारे रियासती अदारे हैं और 49% जो है वो सारी सियासी जमातें मिल के हैं। तो सारी सियासी जमातों में से एक पीटीआई अगर अलग हो जाए और 51% में बाकी 20% भी हो जाए तो तब्दीली आ जाती है। अच्छा, खान साहब खुद करार दे रहे हैं कि मौजूदा जो साल है, तीसरा साल है उनकी गवर्नमेंट का, वो मेक और ब्रेक होगा। आपके ख्याल में उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक तो फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज बन चुका है सऊदी अरब की सूरत में, इसराइल और यूएई के दरमियान मुआहदे का मामला है, कश्मीर के मामलात हैं। हुकूमत का दावा यह है कि हमने तो इंडिया को तनहा कर दिया, लेकिन 2-3 ममालिक के अलावा हमारे मौकिफ की खुलकर अब तक किसी ने भी हिमायत नहीं की। आपके नजदीक और कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इमरान खान के लिए अंदरूनी है और वो मुआशी है। फिर दूसरा जाहिर है खारजा महाज है। नंबर 3 उनके वादे हैं रिफॉर्म्स के, जिसके ऊपर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ना कोई पब्लिक सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स। तो बुनियादी बात यह है कि जो वो ख्वाब लेके आए थे उस ख्वाब की तरफ तो अभी उन्होंने पेशरफ्त भी नहीं की। इसी तरह खारजा पॉलिसी में मेरा ख्याल ये है कि हमें कश्मीर पे भी हजीमत हुई है और दूसरी तरफ हमें जो इस्लामी मुल्कों की सियासत, उसमें भी हम पीछे गए हैं। तो ये 2 चीज़ें तो खारजा पॉलिसी में कोई पॉजिटिव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने अफगानिस्तान में, कश्मीर में कुछ पहले से पॉजिटिव पोजीशन पे आए हैं, चीन के साथ और पॉजिटिव हुए हैं, अमेरिका के साथ अच्छे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसी तरह इंटरनल पॉलिसी में जैसे मैंने कहा 2 शोबों में बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी शोबे बिल्कुल इग्नोर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो जो मिडिल क्लास, जो कि रीढ़ की हड्डी थी, अपर मिडिल क्लास, कारपोरेट और सैलरीड क्लासेस, जिन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया था और बिजनेस मिडिल क्लास को शिकस्त दी थी, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ पे है। दूसरा, कोई अभी सूरत नज़र नहीं आती कि जो रुकी हुई मईशत है उसको कोरोना ने और स्टॉप कर दिया, वो कैसे चलेगी? स्वाय कंस्ट्रक्शन का शोबा तो चल गया,
या टेक्सटाइल तो चल गई, लेकिन बाकी जो सारा मुल्क है वो इंजमात का शिकार है, चाहे वो आम ताजर हों, दुकानदार हों, बड़े स्टोर हों या शहर की दूसरी रौनकें। तो ये भी चलानी ज़रूरी है। इसके लिए भी खान साहब को कोई तरजीहात मुकर्रर करनी पड़ेंगी, लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो बिजनेस फ्रेंडली। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ पिछले 2 हफ्तों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, फिर इमरान खान साहब को अंदरूनी तौर पर चैलेंजेस दरपेश है, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर सामने आ सकते हैं? देखिए अभी तो ताज़ा तो मेरा ख्याल है कि वो अंडर क्लाउड हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनका स्टेटमेंट है, अगरचे मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमारी जो सऊदी अरब के साथ चल रहा है उसको इंटरप्रेट करता था, उसकी तशरीह देता था, लेकिन मेरा ख्याल है उसके अंदर थोड़ी सी सख्ती थी जिसको फिर सऊदी अरब ने उठा लिया। और सऊदी अरब में सुना है इस बयान के हवाले से भी काफ़ी नाराज़गी है। और इसलिए अभी तो चूंकि इस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, अभी ये मसला हल होता नज़र नहीं आता कि सऊदी अरब से हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं अगर वाकई ही कोई उससे फायदा होता हो, लेकिन अगर सऊदी अरब को छोड़ने में नुकसान होता है और दूसरी तरफ भी कोई हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, तो फिर सऊदी अरब को छोड़ना हमाकत होगी। या तो ये है कि आप सऊदी अरब को छोड़ के किसी और ट्रेन पे चढ़ रहे हो और जो ट्रेन बड़ी मुनाफा बख्श हो, तो बिल्कुल जरूर आप उस ट्रेन को छोड़ दें, लेकिन सऊदी अरब आपका एक पुराना एलाई है, आपसे उससे फायदे भी लेते हैं, तेल भी लेते हैं, उससे पैसे भी लेते हैं, और जो उसको छोड़ के आप मलेशिया या तुर्की के साथ दोस्ती करेंगे, वो आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए तो ना उनके पास इस्तात है, ना वो कर सकते हैं, वो तो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए इस ब्लॉक में सिर्फ चाइना जो है वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन चाइना हमारे इस्लामिक ब्लॉक में शायद हमारी पॉलिटिक्स जो है। अच्छा जाते जाते पंजाब की बात करेंगे। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब केस को मज़ा का खेज करार दिया है। अपोजिशन की जानिब से भी कहा गया कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर ये केस सीरियस हो जाता है, आगे जाकर बुज़दार साहब की तब्दीली हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब के ना चाहते हुए उनकी तब्दीली हो गई है। ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है आपको? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, जाहिर है जो अगर नैब के जो सोर्सेज हैं उनकी इतलात दुरुस्त हैं, तो उन्होंने तो बुज़दार साहब से उनके असासे भी पूछे हैं और उनके इनकम के जो सोर्सेज हैं और मुख्तलिफ एसेट्स के बारे में भी सवालात किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्वायरी सिर्फ शराब के लाइसेंस की नहीं है, ये ओवरऑल बुज़दार साहब की इंक्वायरी है। दूसरी तरफ बुज़दार साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बतौर गवाह बुलाया गया है। मुझे लगता है कि अगर इसने सीरियस टर्न लिया तो पीटीआई को भी, इमरान खान साहब को भी सीरियस नुकसान पहुंचेगा और नैब के साथ इनकी बाकायदा लड़ाई हो जाएगी। और सिर्फ नैब नहीं, शायद और भी किसी रियासती अदारे से इनकी बाकायदा लड़ाई होगी। सोहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कि गालिब इम्कान यही है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में स्कूल खुल जाएंगे। ऑल्दो हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन यही फैसला गालिब इम्कान यही है कि होगा। लेकिन क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है? WHO ने वार्निंग जारी की है कि कोरोना का जो सेकंड फेज़ है, सेकंड वेव है, वो मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुका है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना का खतरा कम हो चुका है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर यह वबा खत्म नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में भी 500 से ज्यादा नए केसेस और 8 अमवात सामने आई हैं। मस्बत बात यह है कि 2,90,000 मुतासर अफराद में से ज्यादातर यानी 2,72,000 सेहतियाब हो चुके हैं। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद पाकिस्तान में 11,000 के करीब है। लेकिन यह अदादशुमार जहां इस बात को साबित करते हैं कि कोरोना की शिद्दत कम हो चुकी है, वहीं इस बात की याद दहानी भी कराते हैं कि अभी कोरोना की वबा मौजूद है, खत्म नहीं हुई और आलमी इदारे सेहत की हालिया वार्निंग के बाद मजीद एहतियात की जरूरत है, जिसके मुताबिक कोरोना की वबा का एक नया फेज, एक नया वेव जो है वो अब शुरू हो चुका है, जिसमें मुतासर अफराद में कोरोना वबा की बहुत कम या कोई भी अलामात मौजूद नहीं होती। खतरनाक बात यह है कि WHO के मुताबिक ऐसे अफराद की ज्यादा तादाद 20 से 40 साल की उम्र की है, जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन्हें वबा हो चुकी है और वो इसके फैलाव का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसे मुमालिक जहां किसी हद तक कोरोना के फैलाव पर काबू पा लिया गया, मसलन न्यूजीलैंड,
वियतनाम, जनूबी कोरिया, वहां भी अब नए केसेस की तादाद सामने आ रही है। कई शहरों में दोबारा सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया में गुज़श्ता रोज 60,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं सिर्फ एक दिन में, और ये रिकॉर्ड तादाद है। ऐसे में एहतियात का दामन मुकम्मल तौर पर छोड़ना संगीन गलती होगी। पाकिस्तान में हुकूमत को इस बात का यकीनन एहसास तो है, इसीलिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है, जिसमें अब निचली सतह पर केसेस सामने आने पर लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हुकूमत स्कूल खोलने के फैसले पर जो है वो शायद इस वक्त नजरसानी करेगी, क्योंकि सेकंड वेव जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुकी है दीगर ममालिक में भी। सिंध के इसकी जो वजीर सेहत हैं डॉक्टर अजरा, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज कोरोना की वबा खत्म होने तक प्राइमरी और मिडिल जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद रखने की तजवीज़ सामने आई है। उनका यह कहना है कि अगर इस वक्त स्कूल खोल दिए गए तो वबा की दूसरी लहर आ सकती है। हमें जब तक हम कोविड से निजात नहीं पा लेते, हमें इन बच्चों को घर ही में पढ़ाना चाहिए। बहुत सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इस पे मुज़िर हैं कि प्राइमरी और जूनियर स्कूल और सारे स्कूल्स खुल जाएं। इस तजवीज़ पर क्या सिंध हुकूमत ने विफाक से और दीगर सूबों से कोई बातचीत की है कि अब वाकई कोरोना की वबा की दूसरी लहर आ सकती है, और कोरोना की वैक्सीन की खबरों में कितनी सदाकत है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। साबिक सरबरा PK डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहबानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपसे ये सुनना चाहेंगे कि 2-3 मिथ्स हैं यहाँ पर। एक तो ये कि कोरोना खत्म हो चुका है, सेकेंड वेव पाकिस्तान में नहीं आने वाली, लोग भी काफ़ी लेट बैक हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना प्रेस अभी नहीं किया जा रहा, SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या कोरोना का खतरा जो है पाकिस्तान में वो खत्म हो चुका है अब? नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो चुका। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बायोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो इसमें जो हिकमत की सबसे बड़ी रास्ता हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम बहुत अपने एहतियात रखें। ये जो भी शाहज़ेब हमें जो नंबर्स कम होते हुए नज़र आए हैं, ये अभी इसकी भी पूरी डेप्थ हमारी समझ में उन्हें साइंटिफिक ग्राउंड्स अभी नहीं आई है। मोस्ट लाइकली चूँकि एज हमारी है, और जैसे ये बात पहले बहुत मरतबा हो चुकी है कि वायरस का अपना एक बायोलॉजिकल लाइफ है। तो वायरस इंडेफिनिटली जिंदा नहीं रह सकता। तो या तो वो इंसान में जिंदा रहेगा, जब इंसान को वायरस हो जाता है या वायरस से बीमार हो जाता है या इवन पता भी नहीं चलता उसको बीमारी है, तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो आदमी मर जाएगा और वो वायरस उसके साथ ज़मीन में दब जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो वायरस को वो ठीक कर दे, लेकिन इस दौरान ख़तरा ये होता है कि वो लोगों में स्प्रेड करेगा। तो अभी जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स हैं, इनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, सिवाय इस बात के कि एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है कि हमारी यंगिश पॉपुलेशन है, तो इसलिए चीज़ें शायद बेहतर हैं। तो दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक अल्लाह ताला की मेहरबानी है हमारे ऊपर के हालात उस तरह से नहीं बिगड़े जैसे कि दीगर ममालिक में गुजरे। हाउएवर, हैविंग सेड ऑल दैट, ये कहना कि वायरस के ख़तरे से हम बाहर आ चुके हैं, ये बिल्कुल ज़्यादती और कम समझी होगी लोगों की भी और उन लोगों की भी जो हुकूमत चला रहे हैं, अगर उन्होंने इसको पॉजिटिव समझा कि अब कुछ नहीं होगा। और मैं समझता हूँ हमने गार्ड्स को लूज़ नहीं करना, अपनी जो स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स हैं फिर स्लोली इन ए ग्रेजुएटेड फॉर्म रिलैक्स करें। और जैसे मैं ये अब तकरीबन ये बात मुसलमा हो चुकी है कि अगर और ज़्यादा चीज़ें भी ना करें, आप सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर लें तो 80-90% प्रोटेक्शन हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे मुहर्रम उल हराम भी आ रहा है और यहाँ पर बेसिकली स्कूल रीओपनिंग की बात हो रही है, 15 सितंबर की बात की जा रही है। मुख्तलिफ सूबे हो सकते हैं आगे जाके अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएं। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट अबाउट टाइम कि हम SOPs जो कि इंश्योर तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन उसके अंदर रहते हुए स्कूल्स को भी ग्रेजुअली जो है वो खोला जाए, उस जानिब जाया जा सकता है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये अब उस तरफ हमें जाना पड़ेगा और हमें एक बड़ा सोच समझ के एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। सारी उम्र तो बंद नहीं कर सकते अपने आप को, तो लिहाजा इसमें जो इससे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर लें और थोड़ी सी डिस्टेंसिंग भी कर लें तो ये बड़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आदिल, वो ये है कि ये बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो ये बच्चे फिर बीमारी लेके घर जाएंगे। लिहाजा घरों पे भी हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए कि जहाँ पे कि बूढ़े वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स जो कि एक्चुअल वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ होगी, बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी
अमेरिका में रिसेंटली एक स्टडी आई है कि 97,000 किड्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और उसमें जो उसका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से गुजरे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों में रिलेटिवली उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। स्टडीज अब तक ये बता रही हैं कि इतनी बुरी तरह वो अफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो कैरियर के तौर पे बीमारी को घर पे ले आके अपने वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स ख़ास तौर पे, क्योंकि जो 60 से ज़्यादा है, ओबीस है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज़ वाला है, लंग डिजीज़ वाला है, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं। तो हमें स्कूल में वो मेजर्स रख करनी पड़ेंगी कि हम ये बीमारी स्कूल से घर में ना फैला के, और फिर हम सेकेंड, देखिए ये सेकेंड वेव जो है ना ये रियल है। अमेरिका में हमने रिसेंट पास में देख लिया, जब ये स्पेनिश फ्लू आया 1918 में, तो उसमें जितनी तबाही पहली वेव से नहीं हुई उससे ज़्यादा तबाही सेकेंड वेव से हुई और फिर थर्ड वेव से हुई। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली हमें पता है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। तो मैं अपने तौर पे एक्सट्रीम डिग्री क्वेश्चन लेके इन अ वेरी कंट्रोल्ड फैशन हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोलना पड़ेगा विद द प्रिपरेशन कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम फ़ौरन अपने आप को इतने कंट्रोल फैशन में चीज़ें करें कि रिट्रैक्ट करना हमारे लिए मुश्किल ना हो। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे वो ये है कि इस वक्त एंटीबॉडी टेस्ट, अब चूँकि जब पीक नीचे आ चुकी है तो अब हमें एंटीबॉडी टेस्ट करके ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन मुतासर हुई है। तो जो टेस्ट हम जैसे पहले हम करते रहे हैं वायरल RNA के लिए, अब हम गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मैस स्केल पे 1 to 2% पॉपुलेशन को स्क्रीन करे और देखें कि उनमें एंटीबॉडी टाइटर कितना है और क्या वो हम हासिल कौम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उससे बड़ी हद तक हमें मेरा ख्याल है इससे पहले कि ये फ्लू का सीजन स्ट्राइक करे जो कि अक्टूबर वगैरह करने वाला है, ये काम कर लेना चाहिए। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी, अभी तक खतरा टला नहीं है, और जो उन्होंने SOPs की बात की, ऑल्दो उन्होंने ये कहा कि स्कूल्स अभी खोले जा सकते हैं, तो हम आपको लिए चलेंगे कराची, जहाँ सिंध गवर्नमेंट के क्या प्लान है, और फिर बलूचिस्तान जो कि यूजुअली प्राइम टाइम मीडिया में इतना टाइम बलूचिस्तान को नहीं मिलता। लियाकत शेवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले चलते हैं सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके सामने सारे सवालात रखते हैं कि कब वो स्कूल्स खोल रहे हैं और क्या SOPs वो इंश्योर करवाने जा रहे हैं। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी जो कोविड की सिचुएशन तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में हम बिल्कुल श्योरली नहीं कह सकते कि सेकेंड वेव आए ना आए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि नहीं आए, लेकिन उसका स्कूलों पर क्या असर होगा? 15 सितंबर से तो ये कहा गया है कि शायद स्कूल खोल दिए जाएं, उससे पहले एक कंसल्टेशन की एक मीटिंग भी होगी जिसमें सारे सूबाई वज़रा और वफाकी वज़ीर तालीम भी शिरकत करेंगे। लेकिन आपने क्या सिंध की हद तक अभी तक क्या फैसला हुआ इस बारे में? देखिए, सूबा सिंध में भी जो आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया है, 7 सितंबर को हम एक मीटिंग कर रहे हैं, तमाम सूबाई वज़राए तालीम और वफाकी वज़ीर तालीम उसमें होंगे, AJK और GB की नुमाइंदगी भी उसमें होगी। उस दिन हम देखेंगे कि कोविड की क्या सूरत हाल है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों को अगर 15 तारीख से खोलना है तो किस अंदाज में खोलना है। SOPs हमने तैयार कर ली हैं, वो भी हम शेयर करेंगे, यकीनन आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू भी करेंगे, लेकिन स्कूल्स को और पेरेंट्स को और जो और ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें बच्चे आते जाते हैं उन सबसे शेयर करेंगे। अब ये कहना जो आपने बात कही दूसरी वेव आती है नहीं आती है, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात इसी तरह बेहतर होते रहें जिस तरह हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी लेकिन दोबारा से वहाँ पर वेव आई है। तो खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ऐसी दोबारा बनती है तो दोबारा उसको रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे इसी तरह बेहतर हों और हम फिर तालीमी इदारे खोलने में कामयाब हो जाए। ठीक, सईद गनी साहब मुख्तसरन ये भी बताएगा कि ये जो SOPs की आपने बात की, ये प्राइवेट स्कूल्स में तो कंपैरेटिवली इजी होता है, आप उन्हें बता देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, वसाइल का भी मसले होते हैं और उनकी तादाद भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो कैसे इंश्योर करवाएंगे कि ये SOPs जो हैं वो 100% इम्प्लीमेंट हो? देखिए, जो अभी तक हमने देखा है अपने पूरे मुल्क में, पूरी सोसाइटी में, उसमें ये यकीन से कहना कि 100% अमल दरामद हो जाएगा ये बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हम समझते थे कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन नहीं हुए हैं। तो इस बात का इम्कान तो मौजूद है कि स्कूलों में भी शायद 100% SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो सरकारी स्कूलों की आपने बात की तो उसमें वसाइल का शायद इशू इसलिए ज़्यादा नहीं होगा
कि हमारे पास एक SMC का फंड होता है और वो डे टू डे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए होता है। हम उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और वो आइटम्स प्रोक्योर करेंगे जो इन SOPs के लिए ज़रूरी हैं कि वो स्कूलों में बच्चों को फराहम कर सकें। उसके साथ साथ काफ़ी इदारे हैं जो हमें इसमें सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी हैं और हमारे मुल्की इदारे भी शामिल हैं जो मदद करना चाहते हैं। स्कूलों में जो बच्चे आएंगे उनको थोड़ा उनको रहनुमाई भी देंगे और इस किस्म की जो आइटम जिनकी ज़रूरत होती है, मतलब साबुन की ज़रूरत होती है, मास्क की ज़रूरत होती है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश हमारी होगी हत्तुल इम्कान जितना पॉसिबल हो हम इम्प्लीमेंट करा सकें SOPs को। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इस वक्त आपको कोयटा लिए चलते हैं जहां बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शिवानी हमारे साथ मौजूद है और उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि कोरोना वायरस की इस वक्त वहां पे क्या सिचुएशन है और जो 15 सितंबर से बाकी मुल्क में स्कूल खोलने के प्लान्स हैं बलूचिस्तान, उसके बारे में क्या कर रहा है। लियाकत शिवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त सूबे में कोविड की क्या सिचुएशन है, फिर आगे चल के तालीमी इदारे, क्योंकि सेगमेंट उस बारे में है सारा कि कब से आप खोल रहे हैं, क्या SOPs बनाएंगे, ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में क्या है। देखिए, कोविड सबसे पहले जो सामने आया वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जब ईरान से कोविड सामने आया सबसे पहले बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पे एमरजेंसी भी हमने इम्पोज की और केसेस 8 मार्च को जो है हमारा जो है वो केस पहले सामने आया था, 12 साल एक बच्चा जिसका सिंध दादू से ताल्लुक़ था। फिर केसेस बढ़ते रहे और ईद से कबल एक सर्च का हम एक पेशन गोई कर रहे थे, लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि वो SOPs का ख्याल रखें, जिसको लोगों ने संजीदा नहीं लिया। तो ईद के बाद जो है यहाँ पर केसेस बढ़ना शुरू हुए और जून में हमारे केसेस जो है कुल जो अब तक केसेस सामने आए उसका 51% बना, लेकिन एंड ऑफ द जून में कोई 26-27 जून से डिक्लाइन शुरू हुई और जुलाई में कुल केसेस का फिर 10.3% ये रिपोर्ट हुआ। ठीक, 1 अगस्त से 11 अगस्त तक टोटल 4100 टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जिसमें 213 केसेस पॉजिटिव आए। अच्छा। जो तकरीबन 5% बनते हैं। लेकिन 12 अगस्त से अगेन केसेस बढ़ना शुरू हुए और गुज़िश्ता एक हफ्ते में हमने 4600 के करीब टेस्ट कंडक्ट किए और इसमें 355 जो कि केसेस हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो ऑलमोस्ट 8% बनते हैं। और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अमवात अभी उसमें बड़े नहीं, जो एक पहले जो एक तनासुब था उसी तनासुब से 138 कुल डेथ्स अब तक रिपोर्ट हुए हैं कन्फर्म्ड। इसके अलावा जो प्रोबेबल केसेस हैं सिम्पटोमेटिक बुनियाद पे जो हमें ये लगता है हमारे डॉक्टर साहिबान को कि कोविड की वजह से अमवात वाक़ई हुए, 97 इस तरह के अमवात हैं। लेकिन ये कि रिकवरी रेट बलूचिस्तान में आज 90% है और कुल हमारा जो है 1300 के करीब जो है लोग वो कोविड एक्टिव केसेस हैं उनकी, और हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 पेशेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा शिवानी साहब, अभी खतरा बिल्कुल ठीक है, खतरा अभी तक मौजूद है। इसी तमाम तनाजुर में जो आपने बात की, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से ज़्यादातर सूबे भी शायद इसके फेवर में, विफाक भी, के स्कूल्स वगैरह खोल दिए जाएंगे। बलूचिस्तान का क्या फ़ैसला होगा इस बारे में? क्या अभी तक आपने कुछ डिसीजन लिया कि कब से स्कूल खुल रहे हैं? SOPs वगैरह पे अगर कुछ बात की जाए। देखिए, बेस बना 2 चीज़ें। एक तो ईद उल फितर हम देख रहे थे कि ईद उल फितर के बाद क्या सूरत हाल बनती है, और दूसरा अभी मुअल्लम आराम के बाद जो है कोविड के केसेस का क्या सूरत हाल होता है, और तीसरा ये है कि ग्लोबली भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से ममालिक में सेकंड वेव आ सकती है। पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है, बलूचिस्तान में थोड़ा हम अब उसको मुशाहिदा उसका कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं डॉक्टर्स, उनका ये ख्याल है कि सेकंड वेव आ सकती है और चूंकि कोविड अपना जो साख्त है उसको म्यूटेट कर रहा है और सेकंड जो सर्ज है वो ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो सकती है, खुदा न ख्वास्ता। इस सूरत हाल को हम देख रहे हैं। NCOC के मीटिंग में ये तो उसूली तौर पे तय हो चुका है कि बलूचिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर 15 सितंबर ही से जो तालीमी है उनको खोल देगी। लेकिन ये अब देखना है कि 15 सितंबर के आते आते क्या सूरत हाल बनती है। अगर कोई सूरत हाल खुदा न ख्वास्ता जैसे मई और जून में बलूचिस्तान में रहा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि बच्चों की जो
जो ज़िंदगियाँ हैं उस पर हम कोई रिस्क लें। और अगर जो अब ये सूरत हाल है, डिक्लाइन की एक कैफियत सामने आती रही है और केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ते और हमें ये लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, SOPs को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, तो फिर जो है स्कूल हम खोल सकते हैं। लेकिन हमने अपना जो तैयारी है वो मुकम्मल कर लिया है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, उनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और SOPs का उनको बता दिया गया है। SOPs पे प्राइमरी स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मिडल में, हाई स्कूल में, फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में वो SOPs हमारे जो हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, वी आर रेडी। लेकिन ये है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी हमने ये फ़ैसला किया है अभी और सूरत हाल भी देख रहे हैं, तो आफ्टर मुहर्रम जो है पिक्चर उस पर कोई डिसीजन। अच्छा शिबानी साहब, आपसे पहले सिंध के जो वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब, उनसे भी बात थी, तो सिंध हुकूमत तो शायद ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल हैं उनको SOPs के अलावा मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह भी फराम किए जाएंगे। तो आपके जो बलूचिस्तान के SOPs हैं वो क्या होंगे, किस तरह इंश्योर करवाएंगे? ऑल्दो कुछ हमारे मुल्क की अगर पिछले 6 महीने उठा के देखें तो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से अवाम ने SOPs को फॉलो नहीं किया, लेकिन चूंकि बच्चों का मामला है, स्कूल्स का मामला है, काफ़ी सेंसिटिव पेरेंट्स के लिए भी है और हम सब के लिए बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इंश्योर करेंगे और क्या SOPs क्या बनाई हैं आपने अभी तक? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल और ख़ासतौर मिडल तक, उनको अगर टीचर समझाते हैं, उनको पाबंद करते हैं, उनके डेस्किंग जो डिस्टेंसिंग है इस तरह उसको प्लेस करते हैं और बच्चों को पाबंद करते हैं कि उसी डिस्टेंस पे बैठें, तो छोटे बच्चे वो बात समझ जाते हैं। उनको मास्क पहनाया जाए, जाहिर है हमने फराम करना है, तमाम स्कूलों को सैनिटाइज़र हमने फराम करने हैं, तो बच्चे जो है किसी हद तक वो बात समझ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर टीचर्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने घरों में होंगे, तो वो टीचर बैक वक्त टीचर भी होगा, उनका पेरेंट भी होगा, पेरेंट बन के उनको ख्याल रखना होगा। और खुदा न ख्वास्ता फिर चूँकि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर एजुकेशन हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, CM साहब ने कमेटीज़ तश्कील दिए हैं, वो वक्तन फ़वक्तन स्कूलों में जो है अचानक सरप्राइज़ विज़िट करके वो सूरत हाल देखेंगे। अगर कोई कमी बेशी नजर आई तो उसका जिम्मेदार बच्चा नहीं होगा, टीचर ही होगा। लेकिन बाकी सूरतों में हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसमें जाहिर है टीचर प्लस स्टूडेंट वो दोनों ही जिम्मेदार होंगे। जैसे पब्लिक का आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट ने SOP इस्टेब्लिश किए, हमने नोटिफिकेशंस जारी किए, कवानीन बनाए, सख्तियाँ की, उसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी, पब्लिक की भी जिम्मेदारी थी, दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरा करना था। तो मिडल ऊपर जो है उसमें मैं ये समझता हूं कि टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्टूडेंट सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होगी, लेकिन प्राइमरी और मिडिल की हद तक टोटल जो सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो टीचर्स के शोल्डर्स पे होगी। याकर शिवानी साहब, सईद गनी साहब, डॉक्टर सईद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, जिस तरह आपने सुना कि एक्सपर्ट्स की बात भी आपने सुनी और जो भी सिंध के वज़ीर तालीम थे और साथ में बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब के तर्जुमान थे, अभी तक कोरोना का ख़तरा टला नहीं है। ऑल्दो सारे तकरीबन इस पर एग्री हैं कि कभी ना कभी ग्रेजुअली हमें स्कूल्स तो खोलने पड़ेंगे, लेकिन SOPs के साथ, और खुदारा अभी भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एहतियात का दामन जो है वो बिल्कुल ना छोड़िए। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कुछ फॉरेन अफेयर्स की। UAE की जानिब से इजराइल को तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि ऐसा फिलहाल उनका इरादा नहीं है जब तक कि फ़लस्तीन के जो हुकूक हैं वो उनको नहीं मिलते। इससे पहले इमरान खान साहब भी कल तकरीबन इसी तरह का ऐलान कर चुके हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अमेरिकन इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर जहां हुकूमत की कई पॉलिसियों और फैसलों पर तनकीदी तबसरे जारी हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो थोड़े बहुत इकदाम उठाए गए उनका तस्करा भी जरूरी है, जिनमें सेहत इंसाफ कार्ड का मनसूबा सर फहरिस्त है। इस मनसूबे के तहत मुल्क भर में तकरीबन ऐसे 8 से 9 करोड़ अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात देने का ऐलान किया गया, जो माली हालात के बायस बेहतर इलाज की सहूलियात से फायदा नहीं उठा पाते। आपको याद दिलाते चले कि इस मनसूबे का आगाज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2016 में खैबर पुख्तूनख्वा से किया था और 2018 में इंतखाबात जीतने के बाद गुज़श्ता साल इसे पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान किया गया। इसी साल पंजाब के 28 अजला में भी सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम का आगाज हुआ, जिसके तहत एक कार्ड होल्डर खानदान को सालाना 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की सहूलत मैसर होगी और तकरीबन 1.5 करोड़ खानदान इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। ब्रेन सर्जरी हो, कैंसर जैसे मोजी अमराज हो जिनका इलाज नहायत महंगा होता है, इस सहूलत के जरिए अब मुमकिन होता जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां आबादी की एक बड़ी तादाद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, यह सहूलत किसी नेमत से बिल्कुल कम नहीं है। अब इस मंसूबे का एक और फेज आज से शुरू हो रहा है, जिसके तहत खैबर पुख्तूनख्वा में भी जहां पहले तकरीबन 60 लाख अफराद इससे फायदा उठा रहे थे, अब पूरी आबादी को यह सहूलत दी जाएगी, यानी तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियत फराम की जा रही है। और यह इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी सहूलत जहां एक मखसूस इलाके की पूरी आबादी को मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल हो, दुनिया के बेशतर तरक्याफ्ता मुमालिक तक में जो है वो मौजूद नहीं है। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक इस मंसूबे पर सालाना 18 अरब रुपए खर्च होंगे और हर खानदान को तकरीबन 10 लाख रुपए तक की इलाज की सहूलत हासिल होगी। हम एक तरफ अगर BRT मंसूबे की वजह से पुख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते आए हैं, तो अच्छे इकदाम की जारी बात है, तारीफ भी होनी चाहिए। आम आदमी को सेहत की अच्छी सहूलियात फराम करने के इस मंसूबे की कामयाबी और उसको आगे बढ़ाने में पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की काविशें यकीनन काबिल तारीफ हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये कोशिशें जो हैं वो यहां रुकेंगी नहीं और ये जारी रहेंगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आलमी सियासत में अमरीकी सिफारतकारी के नतीजे में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे की बास गश्त इस वक्त जारी है, जिसके नतीजे में UAE ने इसराइल को तस्लीम करते हुए सिफारती ताल्लुकात का आगाज कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे के बाद इस तवक्को का इजहार किया कि सऊदी अरब भी UAE और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे का हिस्सा बनेगा, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से इस मुआहदे पर पहले बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल में इस अंदाजे को रद्द कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के बकौल इसराइल की आबादकारी और तोसी पसंदी की एकतरफा जो पॉलिसी है वो बिला जवाज़ और 2 रियासती हल के लिए नुकसानदेह है। एक बार फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। ऐसा ऐलान ट्यूनिस की जानिब से भी किया गया है, लेकिन अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़ी सिफारती कामयाबी है, जो पहले अफगानिस्तान में पीस जो प्रोसेस है अमन मुआहदे की सूरत में अमरीकी फौज के इनखिला और मुस्तकिल अमन की कोशिशों में भी सरगर्म रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले आलमी सियासत में कोई और बड़ी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। और यह सवाल भी अहम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने हरीफ डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन से शिकस्त खा गए तो ऐसी सूरत में अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या शक्ल इख्तियार करेगी। और सबसे अहम सवाल कि जनूबी एशिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करेंगे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज के डीन जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अ लॉट इज हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स। अगर पाकिस्तान की बात करें या फिर यूएस की बात करें, वहां पर इंतखाबात भी होने वाले हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ जो मुख्तलिफ दुनिया में खुसूसन साउथ एशिया में देख रहे हैं आप, इसका कुछ ना कुछ लिंक जो नवंबर दिसंबर में वहाँ पर यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें किसी हद तक देख रहे हैं आप? यकीनन मेरे ख्याल में खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप के साहब के हवाले से, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन जब भी होती है तो उसमें जो है वो क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और उसका साया बाकी सारी दुनिया पे इतना ज्यादा है कि एक असर पड़ने लगता है। तो मसलन मेरे ख्याल में सबसे ऑब्वियस जो चीज है वो शायद जो हमने देखा कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो
इसराइल को तस्लीम किया, उसके पीछे यकीन सर्टनली एक अमेरिकन पुश है और काफी अरसे से पुश है, खुसूसन जैरेड कुशनर की पुश है, और उसका ताल्लुक शायद कुछ अमेरिकन इलेक्शन से हो। हालांकि लगता नहीं है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, लेकिन आप सुनेंगे कि वो बारी बारी उसका क्रेडिट लेंगे। अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा साया है अमेरिकन इलेक्शन का। तो यकीनन ये सारी जो चीजें होती हैं, जब अमेरिका में जब भी इलेक्शन होती है तो आलमी सियासत उससे नत्थी हो जाती है। ठीक, डॉक्टर साहब, अगर दोनों की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाता है उस सिनारियो की, जो बाइडेन जीत जाता है उस सिनारियो की, ऐसे में इम्पैक्ट साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे आप क्या देख रहे हैं? खुसूसन जो इस वक्त फोकस में है वो अफगानिस्तान ही है, आपको पता है काफ़ी इन डेप्थ आप अफगानिस्तान को भी देख रहे हैं, तो क्या हो सकता है अगर तो जो बाइडेन जीत जाते हैं तो अफगानिस्तान का क्या बनेगा? देखिए, मेरी ओपिनियन जरा मुख्तलिफ है अमूमन लोगों से इस मसले पे। मेरे ख्याल में इतना ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा, देखिए, एक अमूमन फर्क जरूर पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो मार्जिन पे होता है। और उसके कहने का मतलब ये एक असूल ये होता था, एटलीस्ट होता था, कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज है जिससे पार्टी चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुस्तहकम मुल्कों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अमूमन फॉरेन पॉलिसी के असूलों पे जो है एक किस्म का इत्तेफाक होता है ना। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगेन शायद ये मुख्तलिफ हो, लेकिन लेट अस टेक द इश्यूज। पहला इशू है इंडिया का, जिसपे बड़ी आजकल लेदे हो रही है कि जी क्योंकि बाइडेन साहब ने जो अपनी रनिंग मेट हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी वालदा जो है उनका भारत से ताल्लुक था, तो शायद ये बहुत बड़ा एक टिल्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा टिल्ट कोई नहीं होगा। अच्छा। आप खंबे को बना दें अमेरिका का प्रेसिडेंट, तब भी प्रेफरेंस इंडिया की होगी, और उसकी वजह जो है 1 बिलियन की मार्केट है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ा डायस्पोरा है, अमेरिकन में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। शायद सबसे अहम जो डायस्पोरा वोट बैंक इस वक्त है वो इंडियन वोटर्स का है। तो एक टिल्ट भारत की तरफ तो जरूर रहेगा, जो मर्जी प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे वो बाइडेन आ जाए। अब ये फर्क जरूर पड़ेगा कि उसके बीच में क्या उसका मतलब ये है कि वो एंटी पाकिस्तान हो जाएगा। मेरे ख्याल में नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान की जरूरत होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, जब नहीं होगी तो नहीं सुनी जाएगी। अफगानिस्तान शायद थोड़ा सा फर्क मसला है, क्योंकि अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास किस्म की पोजीशन ली थी, और अगर वो कुछ ना कर सके अफगानिस्तान पे तो उनको पता है कि उनको उस पर जो है लेदे सुननी पड़ेगी इस इलेक्शन में। लेकिन अफगानिस्तान पे भी मेरे ख्याल में मेजर पॉलिसी पे तो दोनों में फर्क कोई नहीं है। बाइडेन साहब भी कोशिश करेंगे कि यहां से निकले, ना वो तरीका वारदात फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई शिफ्ट आ गया। अगर वहां तब्दील होगी हुकूमत तो जो है अमेरिकन पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन जनरल आई थिंक ये जो बड़े मसाइल हैं इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल के सवाल पे यकीनन शायद पड़ सकता है, क्योंकि अगेन वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्रवाई की वो बहुत मुख्तलिफ थी अमेरिका की पास से। जहां तक पाकिस्तान का हवाला है, मेरे ख्याल में हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ट्रंप से नहीं होते, बाइडेन से नहीं होते, ओबामा से नहीं होते, अमेरिका से होते। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का जो व्यू है पाकिस्तान पे वो भी मुसलसल बरकरार है। अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं। डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।